भारत एक ऐसा देश जहां पे स्पोर्ट्स को भले ही इम्पोर्टेंस ना दी जाए पर क्रिकेट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। भारत एक ऐसा देश जिसने शायद दुनिया को क्रिकेट नहीं दिया पर अब दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट इसी देश में खेला जाता है। भारत एक ऐसा देश जहां क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है और इसके बारे में मैं बात करने वाली हूं विद दिस ग्रेट क्रिकेटर सिटिंग ओवर हियर विद मी, पूनम खेमनार। हेलो पूनम, आपसे मेरी मुलाकात हुई रिसेंटली। हमने दिव्यांग क्रिकेट चषक जो था उसमें आप वहाँ पर गिफ्ट्स देने के लिए, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन कैसा था माहौल व्हेन यू वर सीइंग कि ये स्पेशली एबल्ड लोग इतने डेडिकेशन से क्रिकेट खेल रहे हैं। कोर्स मैं वहाँ पे एक्चुअली फिटनेस करने के लिए गई थी उस ग्राउंड पे। नेक्स्ट डे शायद कुछ उसी मॉर्निंग नेक्स्ट डे मैच था शायद एंड मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में जाके अपना फिटनेस ख़त्म कर लूँगी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी के पास पैर नहीं था, लेकिन दे आर गिविंग एफर्ट्स कि वो बॉल स्टॉप करने के लिए एफर्ट्स दिखा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिकली वो लोग। तो मैंने देखा और मुझे थोड़ा सा एक रहता है कि हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से देखने के बाद। तो मैंने अचानक से देखा कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, तो मैंने थोड़ा सोचा कि यार हम लोगों के पास सब कुछ है, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन यार वो कहीं ना कहीं एक अलग इंस्पिरेशन मुझे देखने को मिला। तो उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि प्लीज़ आप, अगर उन्होंने मुझे पहचाना और उसके बाद मुझे उन्होंने इनवाइट करा और मेरा अगले दिन का शेड्यूल फिक्स था, लेकिन मुझे देखने के बाद जेन्युइनली लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। सो नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि यस मुझे जाना ही है, चाहे जो भी है, क्योंकि ये इट्स नॉट फॉर देम ऑल्सो, इट्स फॉर मी, कि एक बेटर एक कुछ अलग देखने को मिलेगा और एक ऐसा इंस्पिरेशन शायद अपने लाइफ में कुछ देखने के लिए अच्छा था। सो डेफिनेटली उनके लिए भी मुझे एक जाने के लिए बहुत बढ़िया लगा वहाँ पे। तो इंस्पिरेशन की बात कर ही रहे हैं, तो क्रिकेट खेलना आपने कौन सी उम्र से शुरू किया? मतलब आप प्रोफेशनली तो खेल रहे हैं, इट्स बीन अ डेकेड, 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं थोड़े से, पर क्रिकेट सबसे पहली बार हाथ में बैट और बॉल आपने कब पकड़ा था? मुझे लगता है कि बचपन में मैंने बैट और बॉल हाथ में पकड़ा था, जो आई थिंक मैं 6-7 ईयर्स की होगी, बहुत छोटी थी मैं। तो मुझे लगता है कि तब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। लड़कों में जाके खेलती थी, गांव था हमारा एक छोटा सा, तो थोड़ा सा बेसिकली वहाँ पे जाके खेलना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज ऑफ थोड़ा गांव की मेंटालिटी एंड सब कुछ था, लेकिन तब मैंने स्टार्ट करा था, एक 6-7 ईयर्स की मैं थी। सो आपके पेरेंट्स ने आपको खेलने दिया? मतलब उन्होंने कहा जाओ बेटा खेलो? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि जाओ खेलो, बिकॉज ऐसा इसे कि थोड़ा मेंटालिटी थोड़ी गांव की अलग थी, थोड़ा सा वेशभूषा सब चीज़ें बहुत डिफरेंस थी कि चूल मूल आपण जे म्हणतो एका गावाकडे असतं। सो वैसा थोड़ा सा था कि सिर्फ आप अपना घर देखो, एजुकेशन थोड़ा बहुत करने को मिला तो अच्छा है, एजुकेशन करने के बाद शादी कर लो और निकल लो अपने रास्ते। सो थोड़ा सा वैसा थोड़ा माहौल था, बट उसके बाद थोड़ा सा मैं खेलती गई लड़कों में, लड़कों बट बहुत पिटती भी थे मम्मी पापा से और भाई बहन से भी मैंने बहुत मार खाया है बिकॉज ऑफ दिस कि मत जाओ लड़कों में खेलने के, क्योंकि मैं नहीं मानती कि उनकी गलती है, क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर बना हुआ था गाँव का। जब भी मैं लड़कों में खेलने जाती थी, जब भी मैं वहाँ पे ट्राई करती थी खेलने के लिए, तब मुझे गांव से थोड़ा सा प्रेशर आ जाता था, मैसेज पहुँच जाता था मम्मी पापा के यहाँ पे कि यार आपकी लड़की लड़कों में जाके खेल रही है, नाम खराब कर रही है, उसको समझना चाहिए क्या करना है, उसको एजुकेशन पे ध्यान देने के बोलो, पढ़ाई करने के लिए बोलो। तो फिर मैं आके फिर पिटती थी, कोई आता था मारने के लिए मेरे को, और डांटते थे कि नहीं खेलना है, लोग नाम रखते हैं, मत करो ये सब कुछ। तो ऐसा होता था स्टार्टिंग। तो आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड था कभी कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए? नहीं, एक्चुअली कभी स्पोर्ट्स पता ही नहीं था ना गांव में कि क्या स्पोर्ट्स होता है या फिर स्पोर्ट्स में करियर है, मुझे ही नहीं पता था। मैं खेलती थी बिकॉज ये दिल से मुझे ये गेम पसंद था। क्रिकेट इट्स लाइक फॉर मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स लाइक पता नहीं, बहुत एंजॉय आता था, बहुत एक अलग तरीके का हैप्पीनेस मिलता था क्रिकेट खेलने के बाद। करियर है इसमें नहीं है कुछ पता नहीं था, बट रिलेटेड तो कोई नहीं था घर में भी, तो ऑफ कोर्स उनका सपोर्ट अगर होता तो शायद मुझे सपोर्ट मिलता, बट बेसिकली बचपन से कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा थोड़ा स्टार्ट। तो शादी के लिए प्रेशर, क्योंकि नाउ यू आर ऑलमोस्ट 29, मेरे हिसाब से तो अगर आप और स्पेशली आप संगमनेर से हैं, तो मतलब संगमनेर के पास से हैं,
तो वहां पर तो आई थिंक 18 ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक लड़कियों को घर पे रखते होंगे। हाँ पहले था थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले बोला कि पहले थोड़ा सा वैसे मेंटालिटी था, लेकिन नाउ इट्स चेंज। सो अभी मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रही हूँ। अभी मॉम डैड भी अभी जैसे कि देख रहे हैं मुझे खेलते हुए, तो उन्होंने मुझे जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये ऐसी है, उसे खेलना पसंद है, उसे क्रिकेट में मज़ा आ रहा है तो उसको खेलने दो। अभी वो मुझे नहीं रोकते किसी चीज़ के लिए। अभी वो फ्रैंक है मेरे मैचेस देखने के लिए, खुद जैसे कि WPL का सीज़न हुआ था, खुद मैचेस देखने के लिए आए थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि यार मैचेस देखने के लिए आए। लेकिन नाउ दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी लाइक दैट कि हाँ खेल रही है अच्छा। बट पहले थोड़ा सा था स्टार्टिंग में कि क्रिकेट बस एजुकेशन करो कंप्लीट थोड़ा बहुत जितना हो जाए, और फिर एक टाइम के बाद शादी करके अपना घर संभालो। अपना घर संभाल लो। तो आपने ये, हमने गीता बबीता को देखा है बाल कटाते हुए, और तब आई थिंक थोड़ा एक्सेप्टेंस आया कि हाँ स्पोर्ट्स वाले लोग बाल कटवा सकते हैं, पर ये तो अभी देखा है। आपने आपके बाल कब कटवाए और वो हाउ डिड इट गो वेल? मुझे लगता है मैं कुछ 13 आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी शायद, तब मैंने अपने बाल कटाए थे। आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर कुछ महाराष्ट्र के लिए खेली थी 2015-16 में, तो तब मैंने अपने बाल कटाए थे। और बिकॉज ऑफ दिस कि वो संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि बाल ये सब देखो, पसीना, फिर सब चीज़ें, तो मेरे से वो हैंडल नहीं हो रहा था। तो थोड़ा उनके लिए भी वो देखना थोड़ा मुश्किल था, घर वालों के लिए, कि यार ये क्या करके आई है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल था जब मैंने अपने बाल कटाए थे और घर में गई थी, तो पापा इज़ लाइक अरे व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। सो क्या अभी नया नया लेके आ रही है ये लड़की, पता नहीं क्या क्या करेगी। तो थोड़ा सा बाल कटाए थे मैंने उस टाइम पे, लेकिन मैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वो होता है, एक बार आप वो कर लेते हो उसके बाद उनको भी आदत हो जाती है देखने की, हाँ पूनम ऐसी ही है, यही है हमारी पूनम। हाँ यही है हमारी पूनम। सो अभी उनको पता है कि मैं ऐसी हूँ, तो उन्होंने जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। सो हम ट्रेंड सेटिंग की बात कर ही रहे हैं या ट्रेंड चेंजिंग की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आपके काफ़ी सारे रील्स देखे हैं जिसमें आप अच्छा वाला वर्कआउट करते हो, मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द गर्ल्स आई थिंक हु वर्कआउट। पर मुझे कहीं पे भी कोई बाइसेप नज़र नहीं आ रहा है, पर काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़कियां अगर वर्कआउट करेंगी तो मर्दों जैसे बाइसेप्स बन जाएंगे, तो प्लीज हमें बाइसेप्स दिखा दीजिए आपके, क्योंकि आप वर्कआउट बहुत अच्छा करते हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग और समथिंग एल्स कि आपके बाइसेप्स दिखने चाहिए या फिर आपका बॉडी शेप। अगर हो भी जाता है तो मुझे तो पसंद है, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरह के वर्कआउट आज डिज़ाइन किए जा रहे हैं, एसएनसीज है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस है, तो जो भी कोचेस रहते हैं कि जैसे क्रिकेटिंग वर्कआउट्स है, हमें दूर लंबे छक्के कैसे मार सकते हैं, स्प्रिंटिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट कैसे अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से हम लोग शॉट्स में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, पावर ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रफ्तार और इंड्योरेंस अच्छा हो, तो इसके लिए हम रनिंग सेशंस कौन से ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट वो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का वो पार्ट हो जाता है। सो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, इसलिए हमें कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मसल दिखने चाहिए या फिर वो, हमें उसके रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस है जो हमें अपने आप लोगों को दिखते होंगे जब हम मैचेस खेलते हैं। तो हम छक्के मार सकते हैं, हम रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट कर सकते हैं, हम अच्छे कैचेस डाइव मार के पकड़ सकते हैं। सो दैट इज़ वर्कआउट्स। सो इसके वर्कआउट्स के बेसिस पे हम लोग ये अच्छा कर सकते हैं। सो ये रूटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। सो मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग बनाना इट नॉट मीन्स क्रिकेट खेलना। सो अभी जब हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो शायद फिर वो सब कुछ जो मसल वसल चाहिए तो शायद उसके लिए वो स्टेरॉइड सब कुछ चीज़ें वो लेनी पड़ेगी, फिर वो दिखेंगे। तो आई डोंट थिंक सो इट्स नीडिंग। सो आई थिंक आपके वर्कआउट्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं क्योंकि यू आर एन अमेजिंग फिनिशर। आई हैव बीन सीइंग योर मैचेस, स्पेशली जो अभी सीरीज हुई थी पौंडीचेरी में। आई थिंक यू स्कोर्ड 74 रन्स, या एंड यू आर एन अमेजिंग फिनिशर, सिर्फ चौके और छक्के। तो ये जो आपके वर्कआउट्स है ये चौके और छक्कों से ही दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट, लाइक हाउ कम यू बिकेम अ फिनिशर? आई थिंक यू वर नॉट ऑलवेज अ फिनिशर। या एक्चुअली मैं डोमेस्टिक में थोड़ा टॉप ऑर्डर बैटिंग करती थी, बल्लेबाजी करती थी। तो बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ था। पहले जब स्टार्ट किया था क्रिकेट तब एज अ बॉलर स्टार्ट किया था, लेग स्पिनर, जब मैं महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्रिकेट खेलते गई, बैटिंग का बहुत भूत सवार था दिमाग पे, तो हमेशा कोच को पीछे लगी रहती थी कि मुझे बैटिंग सिखा दो। तो बैटिंग करते 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 पहले से गाँव का था कि मारते रहना है,
वहाँ कहाँ टेक्निक थी ना, वहाँ तो पता ही नहीं था कैसी टेक्निक होती है, क्या होता है. सो बेसिकली मारना इतना ही पता था. तो वो थोड़ा सा गाँव की थोड़ी सी ताकत और वो था मेंटालिटी कि मारना है. बट यहाँ आके थोड़ा बॉलर बनी, उससे स्पिन डालती थी, लेग स्पिन से विकेट निकालती थी, और वहाँ पे अपना नाम मैंने किया था. और जैसे जैसे मैचेस खेलते गई, फिर मैं महाराष्ट्र के लिए खेला, उसके बाद मैंने गुजरात और फिर नागालैंड के लिए गई. फिर नागालैंड में जाने के बाद मुझे बैटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, तो मैं वहाँ पे टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बन गई. फिर वहाँ से मैं बहुत सारे रन्स मैंने बनाए वहाँ पे. वहाँ से मैं आरसीबी में सिलेक्ट हो गई. सो आरसीबी ने मुझे पिक किया था प्रीवियस ईयर. तो ऐसे एक्सपीरियंस से मैं पहले टॉप ऑर्डर खेलती गई, और उसके बाद जैसे कि अभी डोमेस्टिक में मैंने बहुत सारे रन्स बनाए टॉप ऑर्डर में, और टॉप 5 टॉप 3 में मैं हमेशा रही हूँ डोमेस्टिक के. तो उसके बाद मुझे आरसीबी ने पिक किया. फिर जब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट स्टार्ट हुआ, इट्स ऑलवेज व्हाट दे वांट, ओके, कि टीम को क्या ज़रूरत है. सो उसके हिसाब से हम अपने आप को ढालना जितना जल्दी सीख जाएंगे, उतना जल्दी शायद टीम के लिए और भी, और शायद वो जानते हैं कि पूनम स्पेशली उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, या फिर कोई और प्लेयर है जो अभी खेल रहा है, अपकमिंग प्लेयर्स जो टीम में अभी फ्रेंचाइजी लीग में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेटर रहेगा. तो शायद उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ पहचानी, मुझे जाना कि एग्जैक्टली पूनम क्या कर सकती है, क्या कौन सा रोल और अच्छे से प्ले कर सकती है. तो उन्होंने मुझे वो रोल दिया कि एज अ फिनिशर तुम शायद और बेटर हो सकती हो, और टीम के लिए हाँ तो मैं छक्के चौके ज़्यादा मार सकती हूँ. तो उन्होंने वैसे रोल मुझे वो दिया, और उसी के हिसाब से मैं अपना वापस आके प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया कि मुझे और कंफर्टेबल स्टेबल, और मैं कम बॉलों में ज़्यादा रन्स कैसे, इम्पैक्ट रोल कैसे निभा सकते हो, उस पर मैंने प्रैक्टिस करा. और शायद उनको जो नीड था वो मैं अभी पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ. सो चौको छक्को के बारे में एक सवाल है मेरा जो मैं आपको पूछती हूँ, लेकिन उसके पहले टीम्स की बात चली रही है हमारी, तो मुझे ये बताइए कि जैसे हम अगर किसी कंट्री के लिए खेलते हैं तो there is loyalty, you know, we play for the country. But when it comes to franchisee, that you're playing for RCB, you were playing for RCB, now you are playing for UP Yodha, right? UP Warriors. तो इसमें लॉयल्टी इशू, मतलब आई डोंट थिंक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको आता होगा, पर मैं अगर थाला प्लेज फॉर एनी अदर टीम, आई थिंक आई विल स्टॉप वेयरिंग येलो फॉर एवर. सो ये एक फैंस का लॉयल्टी इशू आपको आता है क्या? हाँ, एक्चुअली ऑफ कोर्स बुरा लगता है जब आप किसी फ्रेंचाइजी से रिलीज हो जाते हो फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में आरसीबी के लिए सिलेक्ट हुई थी. और ऑफ कोर्स मैं 2008 से विराट कोहली को फॉलो करती हूँ. सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन, आइडल, क्या आप बोल सकते हो. लेकिन तब से मैं देख रही हूँ, मैंने आरसीबी को ही सपोर्ट किया है. शायद हम जीते नहीं है एक भी कप, लेकिन तब से मैंने आरसीबी को ही सपोर्ट करा है. तो ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट ईयर, मुझे पता नहीं था, तब मैं आरसीबी के लिए सिलेक्ट हो गई फर्स्ट ईयर. एंड सडनली मैं उस फ्रेंचाइजी से रिलीज़ हो जाती हूँ. तो ऑफकोर्स मेरे लिए वो इमोशनल मोमेंट था कि पता नहीं था अब मैं किस फ्रेंचाइजी से खेलूँगी, कौन मुझे पिक करेगा, व्हाटएवर, वो डिफरेंट बात है. लेकिन मैं इमोशनली कनेक्ट थी आरसीबी से. तो ऑफकोर्स वो इमोशनली थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है जब आप किसी फ्रेंचाइजी के साथ एक साल बिताते हो, प्रैक्टिस करते हो, गेम्स खेलते हो, मैचेस में डगआउट में बैठते हो, प्लेयर्स के साथ एक बॉन्ड बन जाता है. तो ऑफकोर्स वो एक होता है. लेकिन एज अ प्रोफेशनल आपको सोचना पड़ता है कि आपको किसी फ्रेंचाइजी पिक करती है तो ये आपका काम होता है कि आपको जाके वहाँ पे बेटर परफॉर्म आप कैसे कर सकते हो. सो एज अ प्रोफेशनल आपको बहुत स्टेडी रहना होता है इस चीज़ के लिए कि डोंट बी इमोशनल. जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आपको अपने क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट इज़ फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट फ्रेंचाइजी क्रिकेट और समथिंग एल्स सब बाद में रहता है. सो मुझे लगता है कि एज अ फैन बेस, एज अ फैन मूवमेंट, उनके लिए शायद एक प्लेयर, जब हम किसी प्लेयर्स के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको देखना कि यार विराट कोहली आज आरसीबी से खेल रहे हैं, हम इसको 8 साल से बिकॉज ऑफ विराट कोहली हम आरसीबी के साथ है, बिकॉज ऑफ आरसीबी हम विराट कोहली के साथ है. तो वो बॉन्ड देखना हम पसंद करते हैं एज अ फैन बेस. बट वो हर्ट फैन को ज़्यादा होता है शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो प्लेयर अगर दूसरी जगह जाके खेलता है तो ऑफकोर्स उनके लिए थोड़ा सा एक हार्ट एक कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर जैसा ही है, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो जाता है. बट एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स इमोशनल मोमेंट अटैच होता है. लेकिन उसके बाद आपको एज अ प्रोफेशन, आपको प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी अलग रखनी पड़ती है कि यस नाउ यू आर रिलीज्ड, नाउ यू फोकस्ड ऑन नेक्स्ट, कि आपको आपके लाइफ में क्या आने वाला है और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि यू आर द बेस्ट. सो हम वहाँ से मूव ऑन होके आगे जाके हम बेटर कर सकते हैं. So I also saw that you met Virat and Anushka. How was that moment to meet your own cricketing god?
यार हम कितने सालों से उनको देखते आए हैं, फैन बेस। शायद मैं खुद एक बहुत बड़ी फैन थी विराट कोहली की, एक जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, जब से उनको देख रही है। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए जब वो सामने आए, मेरे लिए वो मोमेंट एक ड्रीम मोमेंट था, जो मैं अभी भी उसको फील करती हूँ। जब भी मैं उसको याद करती हूँ कि जब हम बैठे थे, मीटिंग चल रहा था और अचानक से विराट भैया सामने आ गए और उन्होंने सबसे बात की। एक इमोशनल सब अटैचमेंट सबका था उनके साथ। तो जो भी उन्होंने एक इंस्पिरेशन स्पीच दी हम लोगों के साथ बात किया, सारी जो बातें हो रही थी हमारी, जब हम हारे थे 4 मैचेस मतलब इन अ रो, तो हम लोग एक अलग जोन में थे। और उनके बात करने के बाद हम लोगों ने अच्छे मैचेस, उसके बाद तुरंत एक मैच जीता हम लोगों ने। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उन्होंने बोल दिया हमने जीता, हमने अच्छा क्रिकेट खेला। लेकिन जो भी उन्होंने बात की, या इतने सालों से हम लोग देख रहे थे उनको, इट्स सच अ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड माई टीम ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया लगा उस टाइम पे। अज्यूमिंग अगर आप आरसीबी से खेल रहे हैं और मैच बैंगलोर में नहीं है, मैच किसी और होम ग्राउंड पे है, वहां पे ऑडियंस उनकी ज्यादा है, और आपने एक छक्का मारा, और यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एक्साइटमेंट, क्योंकि आपके अंदर एक एड्रेनलिन रश हो रहा है, एक एनर्जी रश हो रहा है, पर इट्स लाइक ओके। पर अगर वहीं पर आपकी विकेट गई, तब ऑडियंस चिल्लाती है, तो इज दैट मोटिवेटिंग, डीमोटिवेटिंग कहीं पे? जब मैं प्रीवियस साल खेल रही थी आरसीबी, तब मैं अपना पहला मैच खेल रही थी समथिंग गुजरात के अगेंस्ट। तो जब मैं अंदर गई, वो वाला जो क्राउड था ना, एक तो फैन बेस आरसीबी को एवरीवन नोज कि कैसा होता है, बहुत ज़बरदस्त फैन बेस है, बहुत लॉयल फैन बेस है। तो जब भी अंदर जाते थे हम लोग खेलने के लिए, मैंने अपना कदम अंदर रखा, और जो मैंने क्राउड चल रहा था, चिल्ला रहा था, वो चैंटिंग कर रहा था आरसीबी आरसीबी, मैंने ये फर्स्ट टाइम फेस किया था। दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो मैं खुद ही फर्स्ट टाइम फेस कर रही थी ये सब चीजें कि अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। शायद मतलब मैं उस फ्रेंचाइजी से खेल रही हूँ, ये हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि हाँ चैंटिंग होती है, लेकिन जब अंदर जाने के बाद वो खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो चैंटिंग को आउटपुट भी देना होता है हमें। तो वो शायद बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। हार्ट बीट बढ़े हुए थे, वो अलग प्रेशर में भी थी। मैंने फर्स्ट बॉल ही, मेरे को पता ही नहीं चला, बैट्समैन ने मारा, मैं नॉर्मली होती, या शायद मैं नॉर्मल क्रिकेट खेलती हूँ जैसे डोमेस्टिक पे अभी मैं खेल रही हूँ यूपी वॉरियर्स से, तब मैं थोड़ा सा स्टेबल थी। लेकिन मेरा फर्स्ट मैच था, उसने नॉर्मल कवर ड्राइव अच्छा पंच मारा, मेरे बगल से बाउंड्री निकल गई और मैं बस देखती रह गई। तो मुझे पता ही नहीं चला कि बाउंड्री कब निकल गई। सो वो थोड़ा सा ऑफकोर्स एक प्रेशर रहता है, एक अलग मोमेंट रहता है अपने लिए कि यार उसको कैसे फेस करेंगे। बट उसके बाद जब हम जितने ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। हार्ट बीट चाहे कितनी भी चैंटिंग हो, यू हैव टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर बॉल। सो वन बॉल एट ए टाइम, वट एवर इट्स, हम लोग एक लेके चलते हैं कि हाँ भी ये वन बॉल एट ए टाइम, बस बॉल पे फोकस करना है। सो अभी उसकी आदत हो गई, इतने मैचेस में यूपी वॉरियर्स से खेल चुकी हूँ, वहाँ पे वो एक एक्सपीरियंस मैच मिला था बस मुझे, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके सारे मैचेस खेली। सो अभी वो एक्सपीरियंस आ गया है, तो अभी नॉर्मल लग रहा है। तो जितनी भी चैंटिंग बाहर से चल, अभी अगेंस्ट खेल रही थी, चैंटिंग चल रही थी, ऑफकोर्स अगेन प्रेशर था, लेकिन प्रूव करना था कि नहीं, चाहे कितनी भी चैंटिंग हो, यू हैव टू फोकस ऑन द गेम, और अपने आप को कैसे बेटर प्रूव कर सकते हैं। You have faced a lot of backlash from the society, जैसे कि आपने बताया बचपन में and everything. Failure के बारे में what is it that you will say? Because you are a successful person. आज की डेट में you are an inspiration for so many people. तो फेलियर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है फेलियर आना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और हम फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी है। बेसिकली हर एक की लाइफ में आता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एजुकेशन कर रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, या फिर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो। फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है जिसके भी लाइफ में फेलियर आता है, हर एक के लाइफ में आता है, बट हम उसी से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता है हम उस फेलियर से, कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। शायद हम में कहीं कमी है क्या, शायद हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किसी चीज़ पे जहाँ पे आप कमी हो, जहाँ पे आप जहाँ जिस डिपार्टमेंट में आप में कमियाँ रह चुकी है। तो ऑफकोर्स उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, और सेकेंड चीज़, आप जब फेलियर होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि आपके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है,
क्या चीज़ें चल रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो पॉजिटिवली भी आता है, निगेटिवली भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। सो आप उसको किस तरह से फेस करते हैं। आप निगेटिवली, कभी कभी हम बहुत निगेटिव पार्ट में, डाउन जोन में चले जाते हैं कि यार नहीं होगा है मुझसे, तो एक तो हम ख़त्म हो जाते हैं, या तो और उसी फेलियर के लेके हम बहुत आगे चले जाते हैं। अबाउट माई पार्ट इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर आए। अगर मेरे लिए अभी मैं बोलती हूँ ना कि बचपन से ही मैंने बहुत सारा ये देखा है कि मैं खेली कैसे हूँ, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। तो वहाँ से अगर मैं याद करती हूँ ना अपने आप को कि यार टीवी नहीं मिलता था घर में, कभी टीवी नहीं था देखने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, हम लोग जैसे तैसे खाने का गुजारा कर लेते थे। छोटा सा घर रहता था, इतना सा 5x5 का, और उसी में हम लोग 3 बहनें 2 भाई, हम लोग साथ में रहते थे। आई बाबा, ग्रैंड मदर, सो हम लोग सब साथ में रहते थे। उसमें एक पर्दा रहता था, उधर किचन और इस साइड सब सोते थे। एंटीना रहता था और छोटा सा टीवी रहता था पहले, एंटीने में हम घुमाते थे और उसमें दूरदर्शन चैनल दिखता था, तो वो मुझे थोड़ा सा याद आता है। सो ऑफकोर्स हम जब वहाँ से निकले हैं, तो जब वहाँ से उठ के हम लोग सब सेट हुए, क्योंकि हमारे घर में ऐसे है ना कि सारे हार्ड वर्कर अलग मेंटालिटी के हैं कि जिसको करना है करना ही था। एक भाई फिर अभी भारत फोर्स कंपनी में चला गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है मुंबई में, मैं सेट हूँ। तो दैट वाज लाइक हर किसी को वो सिच्युएशन का अंदाजा था, वो एक जाणीवच ते म्हणाला की अरे यार मला काहीतरी करायचंय, इतना मी बाहेर निघणार। सो वहाँ से मैं बाहर निकली हूँ ना, मुझे पता है कि अभी क्या करना है। सो मुझे जो भी अभी फेल्योर आते हैं लाइफ में, या फिर मैं फेल्योर नहीं बोल सकती उसको, मैं बोल सकती हूँ उसको चैलेंजेस। सो इट्स नॉट फेल्योर, इट्स चैलेंजेस, कि हाँ अगर फेल्योर आ रहा है इट मीन्स चैलेंज है भाई, यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जब बचपन में इतना सारा फेस करके ऊपर आए, तो ये कोई मेरे लिए कुछ चैलेंज मायने नहीं रखता है। मेरे को लगता है कि यार ये तो कर ही लूँगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ऑफकोर्स ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे आए मेरे लाइफ में, जैसे कि मैं सिलेक्ट हो, कभी महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट हुई, कभी ड्रॉप हुई। जब सिलेक्ट हुई तो कभी खेलने नहीं मिला, तो इतना हार्ड वर्क के बाद अब खेलने नहीं मिलता है, आपको प्रूव ही नहीं करने मिलता है कुछ चीज़ें, तो कभी कभी हम बहुत डाउन जोन में चले जाते हैं कि यार वाई नॉट, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। तो वहाँ एक फेलियर रहता है, फिर हम रोते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर वही स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं। बोरिंग हो जाते हैं कभी कभी उस रूटीन से, कि मॉर्निंग में उठो, मेडिटेशन करो, पूजा करो, सब कुछ करने के बाद, या प्रैक्टिस सेशंस, हार्ड वर्क, जिम, आके जल्दी सोना है, खाना अपने हाथ से बनाओ, जॉब करो, पैसे कमाओ, वो पैसे ट्रेनिंग के लिए कैसे डिवाइड करना है, पेट्रोल, सब कुछ चीज़ें, रेंट। हम जब पुणे में आके रहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ऑफकोर्स फेलियर रहता है, लेकिन वो चैलेंजेस हम एज अ फेलियर लेने से बेटर हम उसको चैलेंज करके लेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम उसको फेस कर पाएंगे और उसको कैसे डिफीट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी रिलीज़ किया, RCB से रिलीज़ हुई थी मैं, तो वो एक चैलेंज, मैं फेलियर नहीं मानती उसको मैं मानती हूँ कि यार हाँ मेरे पास एक चैलेंज है कि अभी मुझे और बेटर बनना है, शायद मुझ में कुछ कमी होगी। इट्स नॉट अबाउट दैट कि यार उन्होंने मुझे निकाला या उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया, नहीं, इट्स ऑल अबाउट मी कि मेरे में शायद कुछ कमी है, तो मुझे शायद ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, तो मुझे और प्रैक्टिस करनी है। तो उस सीज़न में मैंने टॉप 3 में आई थी, मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे डोमेस्टिक सीज़न में। क्वार्टर फाइनल हम लोग क्वालिफाई हुए थे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, और हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला था। सो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, तो मैं टॉप 3 में थी, एंड वहाँ से फिर से मैं पिक हुई यूपी वॉरियर्स के लिए। सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम कि आपको फेलियर तो आते रहेंगे, लेकिन आप उसको किस तरह से फेस करते हो, आप उसको किस तरह से देखते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, एंड ये जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये स्ट्रगल बचपन से ये सब देखा है, आजकल के जो बच्चे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मोबाइल के अलावा इनको कोई स्ट्रगल है। मतलब अगर वाईफाई नहीं चल रहा है तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, आई एम सॉरी, बट अगर मोबाइल में बैटरी नहीं है तो उससे बड़ा स्ट्रगल है। सो व्हाट इज इट दैट यू विल टेल द पेरेंट्स दैट बच्चे बहुत सारे होते हैं, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो, जो बोलते हैं पढ़ाई ठीक है, कम से कम स्पोर्ट ही खेल ले, मतलब वो एक ऑप्शन बना दिया है। और बहुत सारे लोग तो मोबाइल दे देते हैं, कुछ मत कर, तू मोबाइल में खेल ले, मेरी जान छोड़। व्हाट इज इट दैट यू विल टेल द पेरेंट्स? मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों चीज़ें, पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स, वो बैलेंस जितनी आप रख सकते हो उतना वो बच्चे के लिए भी और आगे आने वाले जो भी फ्यूचर है उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम एक तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, या तो
आपको ऐसा बोला जाता है तो पढ़ाई भी करनी है, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना है, लेकिन आप दोनों को अगर बैलेंस रख सकते हो तो दैट इज़ गुड, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप एक किसी चीज़ पे आप डिपेंड रहोगे तो आपके लिए शायद थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप सिक्योर हो या नहीं हो। तो पेरेंट्स की तरफ से भी फिर प्रेशर आने लगता है कि यार नहीं तुझे स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा जाना है या फिर आपको एजुकेशन भी करना है। तो जब वो स्पोर्ट्स खेलने लगता है तो एजुकेशन कम होने लगता है, जब एजुकेशन में ज़्यादा घुस जाता है तो स्पोर्ट्स कम हो जाता है। तो यू हैव टू बी बैलेंस्ड। आपको दोनों तरफ आप कैसे बैलेंस रह सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन कि वो कितना डेडिकेटेड है या फिर वो इतना होशियार है कि नहीं। हम फोर्स भी नहीं कर सकते उसको कि यार ज़बरदस्ती जाके हम लोग नहीं तो स्पोर्ट्स ही खेलना है, नहीं तूने पढ़ाई करनी है। डिपेंड्स ऑन ऑल्सो पर्टिकुलर पर्सन कि उसको वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए किसी तो को। आपने भी तो मास्टर्स किया है आपका, यू हैव डन योर बट मास्टर्स। उसमें शायद मेरे उसमें शायद एक एक्स्ट्रा एडेड भगवान ने टैलेंट दिया था कि यार मुझे पता था कि अगर मैं स्पोर्ट्स में सक्सेस नहीं हो पाती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो एज अ ऑप्शन आपको हमेशा लाइफ में, हम हमेशा प्लान ए प्लान बी करते प्लान सी करते, तो हमेशा आपके लाइफ में एक ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर मैं कल नहीं भी खेलती हूँ IPL WPL इंडिया के लिए, Oh no, we will miss a very big cricketer. Let's not even talk about an amazing finisher. चौके छक्के कंपनी। नहीं ऑफ कोर्स ना, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए कि यार मैं अगर नहीं कर पाती हूँ, यार मैंने पूरा हार्ड वर्क कर लिया, एक लिमिट एज के बाद आपको पता चलता है कि यार अब क्या है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। सो आप कहीं पे मतलब एकदम बकवास लाइफ तो नहीं जियोगे, तो आप कहीं पे आपको ऑप्शन भी रखना पड़ेगा कि आपको ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या बेटर पर्सन बन सकते हो, आपके आई बाबा के लिए आप क्या बेटर कर सकते हो। तो अगर मुझे लगता है कि अगर नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए, इसलिए हाँ प्लान भी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, BPEd भी कंप्लीट किया। Okay. So one very personal question, okay? It could sound funny to the viewers also and to you also. Cricketers, male cricketers. पहले तो ये मुझे आप बताएगा कि मेल क्रिकेटर्स फीमेल क्रिकेटर्स की फैन फॉलोइंग ऐसी अलग अलग क्यों होती है, मैं समझ में नहीं आता। आई थिंक क्रिकेट इज अ स्पोर्ट। आपको चौके छक्के पसंद है, आपको स्पिन्स देखना पसंद है, आपको स्टंप उड़ता हुआ देखना पसंद है, आप सब देख सकते हो, पर वो एक फ़र्क है। दूसरी चीज़ मुझे ये जाननी है कि ये जो मेल क्रिकेटर्स हैं हमारे, काफ़ी सारे लोग बॉलीवुड में शादी कर रहे हैं। सो आपका भी कुछ ऐसा कोई हीरो ले आइए घर पे, मतलब आई मीन बहुत सारे लोग हीरोइंस लेके आ रहे हैं। दैट्स नॉट माय प्लान, ऑफ कोर्स नॉट। मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ और पहले मैं सेट करूँगी अपने आप को। ये बात की बात है कि अभी क्या करना है, क्या लाइफ में होगा, आई डोंट नो रियली। सो मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे देखना चाहूँगी। ओके, और ये फीमेल मेल क्रिकेट का क्या सीन है? तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा रहेगा, वो मेंटालिटी के तौर पे तो रहना चाहिए अलग, बट रेवेन्यू जो होता है मेंस क्रिकेट का जो भी BCCI को मिल रहा है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल रहा है, मेंस के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। जो भी चीज़ों से स्पॉन्सर्ड हो या फिर ऑल वीवर्स हो, जो भी रेवेन्यू आज क्रिएट हो रहा है BCCI के लिए, तो उनके वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी तो BCCI ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो भी मैच फीस है, जो भी साल का इंक्रीमेंट बजट जो भी होता है, वो लड़कियों के लिए सेम कर दिया है इंडियन टीम के लिए, राइट। सो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और आगे भी ये बढ़ता जाएगा। जो भी चीज़ें हैं अभी डोमेस्टिक के लिए शायद वो और हो जाए, तो शायद डोमेस्टिक में लड़कियां बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती है और इंडिया में शायद 25-30 लोग, क्योंकि जो कैंप में रहते हैं, और 15 लोग इन टीम खेलते हैं। मतलब 15 लोग का स्क्वाड रहता है, 11 लोग इन टीम खेलते हैं, तो वो शायद कितने को ही मिलता होगा वो पैसे। तो डोमेस्टिक में जो ज़्यादा लड़कियां होता है, शायद डोमेस्टिक में वो फीस और वो सब स्ट्रक्चर साथ में सेम हो जाए तो शायद सबको अच्छे से मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा है, लेकिन व्यूवर्स अभी अच्छे बढ़ रहे हैं, अभी अच्छा अपडेट हो रहा है क्रिकेट लड़कियों का। अभी जानने लगे कि लड़कियां पर्सनली जानते हैं कि शेफाली वर्मा कौन है, स्मृति मंदाना कौन है, हरमनप्रीत कौर कौन है, सबको पता है कि अरे वो स्मृति ने छक्का मारा, अरे वो अरे पूनम ने चौका मारा। तो इट वाज लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी व्यूवरशिप बहुत अच्छी हो रही है। पहले कुछ नहीं था, अभी बहुत बढ़ गया है। अभी लोग मैचेस आने, पूरा स्टेडियम पैक थे जब हम WPL खेल रहे थे। जैसे कि मेंस के लिए पैक होते थे, अभी वुमेन्स के लिए पूरा स्टेडियम पैक है, बाहर से चैंटिंग चल रही है। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली प्लेयर्स के लिए कि जब हम खेलने जाते हैं कि आपको बाहर का जो भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और व्यूवर्स सभी अच्छे आ रहे हैं।
सो मैं मेक श्योर कि आगे भी बहुत अच्छा। सो जिस तरीके से हमने आज का डिस्कशन शुरू किया था, मैं उसी टॉपिक पे ख़त्म करना चाहूँगी। मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि क्रिकेट इन इंडिया इज़ अ रिलीजन, जिस वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड, बिकॉज रिलीजन की तरफ एक हेट्रेड भी होती है हर एक रिलीजन के लिए। सो क्रिकेट एक रिलीजन है, तो जो नॉन क्रिकेट पीपल हैं दे हैव अ हेट्रेड, क्रिकेट वाले हैं वो डिवाइडेड हैं अपने आप में। सो should cricket be played as a sport or should it be considered as a religion? What is your view on it? मुझे लगता है कि क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स जितना आप खेलोगे उतना आप इसको एंजॉय कर पाओगे। ऑफ कोर्स ये रिलीजन बन चुका है तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इसमें, शायद बहुत लोगों को मेंटली भी प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस कि आप बहुत ज़्यादा उसमें ये हो रहे हो, घुस रहे हो। तो जब वो ओवरसीज़ में, जैसे कि मैं कंपेयर करूँगी ओवरसीज़ प्लेयर्स को, मैंने जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स देखे, बहुत चीज़ें जो उनसे मुझे सीखने को मिली है। जब मैं आरसीबी में थी और शायद मैं अभी मैं यूपी वॉरियर्स में खेली, दे आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस गेम। जाते मस्त आउट हो गए, इट्स ओके, बाहर आते एंजॉय करते, उनके फेस के स्माइल कभी नहीं निकलती है। लेकिन हम आउट हो जाते हैं ना, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इतना वियर्ड फील करते हैं और दिखाते हैं। Back in our country we have people who will hate us for that. या एग्जैक्टली। तो ये हम, मुझे लगता है उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी पता है कभी अच्छा होगा, कभी ऐसा तो नहीं है ना कंटिन्यूसली 100 ही बनाओगे यार। स्पोर्ट्स इज लाइक दैट ओनली कि आपको अप एंड डाउन तो झेलने ही पड़ेंगे। आप कभी ऊपर रहोगे, कभी नीचे आओगे, फिर ऊपर रहोगे, आपका हमेशा वो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। तो हेटर्स की फैन बेस भी उसके हिसाब से, आप किसी ने विराट कोहली को नहीं छोड़ा है तो बाकी तो हम लोग कुछ नहीं है उसके हिसाब से। सचिन तेंदुलकर जब भी फॉर्म में ये लोग नहीं रहते हैं, धोनी नहीं रहता है, तो उन लोगों को वो लेजेंड लोग हैं यार, उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उनको वो कभी नहीं छोड़ते, तो बाकी हम लोग कुछ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उनको एज अ स्पोर्ट पर्सन, हमें एज अ रिलीजन उसको देखना चाहिए। प्ले स्पोर्ट जैसा आप जितना खेलोगे उसको प्ले एज अ स्पोर्ट्स। ऑफकोर्स इम्पोर्टेंस है उसकी, इसीलिए हम लोग खेल रहे हैं, वैल्यू है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। लेकिन हम उसमें इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि यार वो समझ में नहीं आए बाद में कि यार हमें मेंटल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्पोर्ट्स इज देयर टू रिवील यू फ्रॉम स्ट्रेस। या सो प्ले एज अ स्पोर्ट्स, फन, एंजॉय करो गेम को, थोड़ा सा फ्री रहो लाइफ में, थोड़ा मेंटल फ्री रहो कि क्या आउट हो गया, जाके बैक टू द वर्क, प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स गो वर्क ऑन इट कि क्या गलत हुआ, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे हम लोग ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, ना कि हम लोग ये सोचे और फर्स्ट्रेट होके फिर एकदम वहीं पे दिखा दे सब कुछ। सो मुझे लगता है कि प्ले एज अ स्पोर्ट्स, एंजॉय करो। राइट, थैंक यू सो मच। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आई एम श्योर यू हैव टू गो फॉर अनदर प्रैक्टिस सेशन। बहुत टाइम खा लिया मैंने आपका, बट वन रिक्वेस्ट, एक दिन कभी किसी दिन साथ में वर्कआउट करेंगे। या बिल्कुल, फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।